हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। एक ये सवाल था जो शायद पहले दिया हुआ था मेरा, ठीक है ना, और शायद अभी अपन ने इसको सॉल्व नहीं किया था, आप लोगों ने हालांकि कर लिया होगा। तो इस सवाल को अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस: फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल। ये चारों लाइन से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत बार बच्चे क्या होता है कि रैंडमली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, बट दैट इज़ रिस्की। मतलब आप किसका किसका सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली किसके इंटरसेक्शन से बन रहा है। कोई बोले कि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया था सर, किसी ने बोला कि मैंने इसका इसका इंटरसेक्शन ले लिया था, तो उससे मैंने लिख दिया था। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू विल हैव टू सी एक्चुअली कि कौन कौन सी लाइन्स किधर किधर पड़ी हुई हैं। समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा है, तभी प्लॉट करोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में प्लॉटिंग पे जाना पड़ेगा। तो पहले मुझे इन इक्वेशंस को दोबारा लिखना पड़ेगा। एक तो है भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, फिर है x प्लस 2y इक्वल टू 3, एंड फाइनली इज 2x माइनस y इक्वल टू 3। जहाँ तक मुझे लग रहा है यही चार हैं, 2 4 3 3। चलिए देखते हैं। जो पहली लाइन है उसका x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट शायद 2/3 है। तो 1,0 एंड 0,2/3। दूसरे वाले का मेरे ख्याल से तो 4/3 है, नहीं सॉरी, हाँ 4/3 लग रहा है, और ये शायद -2 लग रहा है, इधर की साइड आएगा। तो -2 और 4/3 मतलब इस तरीके से कुछ लाइन आएगी। तो ये हो गया L2 लाल वाला, और ये ब्लैक से बना देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x इंटरसेप्ट 3 लग रहा है, और y इंटरसेप्ट क्या लग रहा है, या नहीं लग रहा कुछ, 3/2। मतलब 3/2 इधर ज़्यादा फैलेगा। कुछ इधर आएगा 3,0, ठीक है। और एक फाइनली और पकड़ लेते हैं 2x माइनस वाई। तो ये -3 मतलब 0,-3 इधर जाएगा, और 3/2 1.5। तो शायद कुछ ऐसा होगा 3/2,0, और इस 0,-3 पता नहीं, देख लेना यार, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको रियलाइज़ हुआ कि क्वाड्रिलेटरल किससे बन रहा है, ये वाली चीज़ से बन रहा है। ये जो लाइंस हैं, या फिर मैं इससे बना देता हूँ, ये जो है ये एक्चुअल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप कुछ भी रैंडमली कर लीजिएगा तो उससे नहीं होगा। समझ में आएगा? क्योंकि कोई बोले कि नहीं सर मैंने तो इधर वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा था उसको उठा लिया, फिर इधर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा था उसको उठा लिया, फिर कोई और इसी में से कोई पॉइंट उठा लिया, ये उठा लिया तीसरा पॉइंट ये वाला, और चौथा ये वाला उठा लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तीसरा ये पॉइंट उठा लिया मैंने, और चौथा ये पॉइंट उठा लिया। तो इससे थोड़ी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसलिए आपको इस तरह के सवालों में एक्चुअल प्लॉटिंग से ही जाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। अब देखो जो बन रहा है एक्चुअली, तो क्वाड्रिलेटरल लाल और काले से बन रहा है एक तो देखना ये एक्चुअली आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। तो ब्लू और लाल वाला परपेंडिकुलर है, तो ब्लू वाला ये है, लाल वाला ये है, तो ये परपेंडिकुलर है एक्चुअली, ठीक है ना। और हरा का नहीं, हरा और ये काला वाला ये भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि इसको डायमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको निकालना है, ये वाला पॉइंट जो है इसको निकालना है। यानी ब्लू विथ ग्रीन मतलब ये वाला सॉल्व करना है शायद, देख लेता हूँ एक बार और। हाँ, एंड ब्लैक विथ रेड, ये वाला शायद। तो चलिए सॉल्व करते हैं। घटा देंगे तो 4y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1/4। तो इसका तो दोस्त y आ गया -1/4, और 4 × 12 13/8 लग रहा है।
गलत लग रहा है, फिर से एक बार कर लेते हैं। लग तो ठीक ही रहा यार। ये क्या हो रहा है यार, फिर से कुछ लफड़ा। 2 में से 3 गया, -1, इधर 4y 2x उड़िंग, y आइंग -1/4, y इक्वल टू -1/4 यहाँ रख दिया। अच्छा 4 तियाँ 12, 11/8, सॉरी। अब ठीक है, 11/8 एंड -1/4, ये वाला निकालना है, लाल और काला इन दोनों से। तो दोनों को जोड़ोगे तो 4x और 7, तो x है 7/4, 4 दिया 12, 5, 5/8 आ रहा है शायद, पता नहीं, रॉन्ग राइट जो भी है, ये आ गया। अब ये 90 डिग्री है तो डायमेट्रिकल फॉर्म में लिख लीजिए, x - 11/8 इंटू x - 7/4 और प्लस y + 1/4 इंटू y - 5/8 इक्वल टू। तो ये एक शायद पेंडिंग क्वेश्चन था, तो मैं होप कि दिस विल बी द आंसर। बहुतों के आंसर्स ये आए होंगे और उन्होंने बिना प्लॉटिंग किए निकाला है, तो उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका आंसर सही है क्योंकि आपने एक्चुअल कोई कॉन्सेप्ट उसमें लगाया नहीं है, ठीक है। तो बिना प्लॉटिंग के फाइंड आउट मुश्किल है। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर की, आंसर तो सही है ना। तो मुझे लगता है इसका आंसर पता नहीं, लग तो रहा है ठीक ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट शायद किया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। यस यस, ये सब हो गया था। ये था शायद लास्ट। अच्छा, इस पर एक सवाल भी किया था हमने, ग्रेट, और ये शायद होमवर्क था। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं और आगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक आर्टिकल कर रहे हैं जो सवाल के फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है। इम्पॉर्टेंट ऐसा करके कुछ लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कुछ। मान लीजिए एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, सर्कल गिवन है मतलब s = 0 गिवन है, ठीक है ना। और एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए इधर देयर इज़ अ पॉइंट गिवन, देयर इज़ अ सर्कल गिवन, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जो मैं एक एक करके आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं पॉइंट, इसको हटा देते हैं। ये 90 होगा, ये 90 होगा। मान लो ये ए और बी पे टच कर रहा है एंड दिस पॉइंट इज सी। तो हम लोग कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमें गिवन क्या क्या है, फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार कि हमें नो, ये क्या हो रहा है भैया, हमें ये पॉइंट गिवन है और हमारे को सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो सेंटर कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्या बोलती है जनता, नहीं। तो ये -g, -f पता है और आपको रेडियस भी पता है। आपको जैसे एक चीज़ निकालना पड़ सकता है, एंगल बिटवीन, मतलब सवाल आ सकते हैं इस तरह के, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अगर आपको कोई बोलता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स बताओ, नहीं, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि अपन चाहें तो इसको पहले तो एक बार या तो ज्वाइन कर लीजिए, इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ द एंगल, एंगल इज़ 2 थीटा। और ये लेंथ आपको निकालना सिखाई दिया गया था कि अगर पॉइंट पता है, नहीं, पॉइंट पता है
और सर्कल की इक्वेशन पता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वी कैन कैलकुलेट रूट अंडर S1, और ये रेडियस पता है आपको, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री भी पता है नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी tan थीटा इक्वल टू R/L, और जो एक्चुअल एंगल आएगा 2 थीटा दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स tan इनवर्स R/L। आई होप फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखना है, बस मैं आपको सिखला रहा हूँ कि अगर कभी पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं पॉसिबली, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, लिख लेना एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट कभी ऐसा भी आ जाता है लेंथ ऑफ दिस AB, लेंथ ऑफ क्या AB, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा जनाब, ये L है, ये थीटा है, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, L, देख लो ध्यान से, साइन थीटा, और इसका डबल 2L साइन थीटा, और tan थीटा अगर R/L है तो साइन थीटा तो निकाल ही सकते हैं ना, R/अंडर रूट ऑफ R² प्लस L², R और L नोन है इसलिए उसके टर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। tan थीटा इज R/L, tan थीटा अगर R/L है तो साइन थीटा कितने बराबर आ जाएगा, R/अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²। तो मेरे ख्याल से ये सही है, आप चेक कर लो एक बार, और कुछ गड़बड़ है तो मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा ऐसा आ सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, क्या आएगा दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB तो हाफ L इंटू L, नहीं, और इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल दैट इज साइन 2 थीटा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा लेंथ दिस और मल्टीप्लाइड बाई दिस L cos थीटा, जो भी लगे आपको, ठीक है ना, सेम ही चीज़ है। तो ये मेरे ख्याल से L²/2, और साइन 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा शायद, और साइन थीटा भैया कितना हो गया, R/अंडर रूट ऑफ R² प्लस L², और ये कितना हो गया दोस्त, L/अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²। ईजी गोइंग है मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं, याद नहीं करना है, मैं बार बार बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका R/L³ प्लस L²। एक और चीज़ आती है, मतलब एक और, मतलब दो और चीज़ें हैं कुल मिलाकर। एक तो ये चीज़ आती है कभी कभी चौथे नंबर पे, जैसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ये जरूरी नहीं सर्कल में है, ये कहीं और भी ज्योमेट्री में बन सकता है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APBC, तो मुझे कैसा लगता है कि ये 2 टाइम्स, अब बोलोगे सर 2 टाइम्स क्यों, तो एक ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखो ध्यान से, नहीं, और एक ये वाला, तो इन दोनों का 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं, ये R है, ये L है, तो हाफ इंटू, और वैसे भी दिख रहा है 90 है ना, तो ठीक है, तो हम लोग इसका कितना आ जाएगा, हाफ R इंटू L मेरे ख्याल से, तो और उसका डबल, तो मुझे लगता है RL। और एक पांचवी चीज़, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, ये पूछ भी चुका है जी और बार बार ही पूछता रहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB, इसे स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है ना, देख लेना। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB, तो आप देखना मैं यहाँ पे पहला क्लेम क्या कर रहा हूँ कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, PACB दे आर कॉन्साइक्लिक। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे कंक्लूड किया आपने कॉन्साइक्लिक, बहुत ऑब्वियस है ना यार, आप लोग को भी दिखता होगा ये सब चीज़ें। तो ये कॉन्साइक्लिक कैसे, ये 90 ये 90, तो इसका ऑपोजिट का सम 180 हो गया, तो कॉन्साइक्लिक तो हो गया। मतलब जो PAB का सर्कम सर्कल है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो C से पास करे। नहीं समझ में आया,
ये थोड़ा अजीब सा बन गया होगा, लेकिन अपन ऐसे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। जो PAB का सर्कम सर्कल है वो C से पास करेगा दोस्त, क्योंकि चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। अब बोलो, अगर इसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो PC डायमीटर हुआ ना इसका, तो हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल APAB, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं PC डायमीटर। अगर मैंने बोला PC डायमीटर है तो आप बोलो ना P आपको पता है और सर्कल पता है, तो सेंटर पता है -G, -F, तो मैं कैसे लिखूँ x + G इंटू x - x1 प्लस y + F इंटू y - y1 इक्वल टू 0। ये समझ में आई चीज़ कि ये कैसे लिख दिया, आ गई हो गया यार। हाँ, CP डायमीटर हो गया और PACB कैसा था, कॉन्साइक्लिक। तो आई होप कि ये इस तरह के सवाल अगर आते हैं आपके पास तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट तो क्लियर है दोस्त, सही है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, पावर ऑफ ए पॉइंट। घबराइएगा नहीं, पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट सब तरह की पॉइंट के लिए डिफाइन होगा। अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट है उसके लिए भी है, ऑन द सर्कल है उसके लिए भी है, और इनसाइड द सर्कल है उसके लिए भी है। समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल दिया हुआ है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको फिर से चाहो तो आप s = 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ पॉइंट P। अब पावर ऑफ द पॉइंट कैसे डिफाइन होता है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग बोलें कि ड्रॉ एनी लाइन पासिंग थ्रू P, ड्रॉ एनी लाइन पासिंग थ्रू P लाइक दिस। और मान लो कि ये जो लाइन है थ्रू P, दिस इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट A एंड B। तो व्हाट इज पावर ऑफ पॉइंट, तो हम लोग बोले इट इज डिफाइंड एज PA into PB, where PA and PB are sine lengths। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश में मत जाइए, आप तो बस समझ लीजिए कि इट इज़ डिफाइंड एज PA into PB। लेकिन ये सब अलजेब्रिक है, मतलब PA और PB के हैं अलजेब्रिक डिस्टेंस। दोनों अगर P के एक साइड मेजर किए जाएंगे तो दोनों सेम साइन लिए जाएंगे। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि PA और B दोनों सेम साइड मेजर किए गए, PA भी इधर मेजर किया गया, PB इधर मेजर किया गया, तो हल दोनों सेम साइन, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। जैसे वो R हम लोग लेते थे ना, R याद करो, अलजेब्रिक डिस्टेंस अलॉन्ग द लाइन। समझ में आ गया, वैसे ही है, समझ में आ गया। तो हल क्या कि यहाँ से देख सकते हैं कि इट मीन्स इफ P इज आउटसाइड, कितने के बराबर होगा वो बाद में बात करेंगे। और कोई ऐसा भी सोच ले कि सर P से एक और कोई लाइन बना लिया तो फिर PA into PB चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, चेंज नहीं होगा। नहीं, इट मीन्स इफ P इज आउटसाइड देन, बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव। फिर से बोल दे रहा हूँ, कैसे डिफाइन करें, PA into PB, और जहाँ PA और PB हम लोग क्या बोले हैं, दे आर साइन लेंस, मतलब हम लोग बोले अलजेब्रिक डिस्टेंस है विथ साइन है। समझ में आ गया। तो P अगर बाहर है और दोनों एक साइड, मतलब P बाहर नहीं है, अगर दोनों एक साइड मेजर होगा तो दोनों सेम साइन कंसिडर किया जाएगा। ऑपोजिट साइड अगर P और PB मेजर हुआ है, समझ में आ गया, तो फिर ऑपोजिट साइन कंसिडर करेंगे। तो आप देखना कि जब P बाहर होगा तो ऑटोमेटिक मीन है कि P और PB सेम साइड अपन मेजर करेंगे, चाहे दोनों को पॉजिटिव लीजिए चाहे दोनों को नेगेटिव लीजिए। कोई बोले कि नहीं सर P मान लीजिए इधर है और इधर के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव लोगे दोनों को या दोनों को नेगेटिव लोगे। तो हम लोग बोले कि इट मीन्स कि P कभी भी बाहर होगा तो पावर ऑफ पॉइंट बोलेगी पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई पॉइंट अंदर है और इसका पावर ऑफ पॉइंट आप कर रहे हो, तो आप इससे लाइन ड्रॉ करोगे जो उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना।
ये दोनों पॉइंट पे। अब जब आप इसको मान लो P बोलते हो और इसको A बोलते हो, उसको B बोलते हो, समझ में आएगा? तो अब P और PB सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अगर एक पॉजिटिव कंसिडर्ड है तो दोनों दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम लोग बोले कि इफ़ P इज़ इनसाइड, इसीलिए मैं बिल्कुल लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। P इज़ इनसाइड, पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव। पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव। अब कोई बोले सर कि मान लीजिए P जो है वो तो सर्कल पे ही है, तो PA या PB में से कोई एक क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग बोलें कि इन दैट केस पावर ऑफ पॉइंट इज गोइंग टू बी व्हाट? 0। ठीक है, तो इफ P इज ऑन द सर्कल, पावर ऑफ पॉइंट इज 0। तो आपको समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट का पावर, जब पॉइंट बाहर है विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है ना, दैट इज पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, ऑन द सर्कल 0। अभी एक मन में बात आ रही थी कि सर मान लीजिए कि कोई दूसरी लाइन बना दे, नहीं PAB के अलावा कोई ऐसी और लाइन बना दे अपन सर, तो इट मे चेंज। मान लो कि इसको C और D कह दिया, तो PC इंटू PD अलग चीज़ आ जाएगी सर? नहीं, ये कंजर्व रहेगा फॉर एनी पॉइंट, सेम रहेगा। अब बोलोगे कैसे प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लो कि x1, y1 ले लिया, और इस सर्कल को अपने सबसे छोटे फॉर्म में रख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए भी प्रूव कर दिया तो सबके लिए प्रूव हो गया। मतलब आप कोई भी सर्कल ले लो किसी भी तरह का, ऑरिजिन शिफ्ट करके आप 0 0 पे तो ला ही सकते हो ना, यानी कि अगर इस सर्कल के लिए प्रूव कर दिया तो सबके लिए ऑटोमेटिकली हो गया। तो देखिए हम लोगों ने इस सर्कल की इक्वेशन को x² + y² इक्वल टू a² मान लिया है, और इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग पैरामीट्रिक लिख रहे हैं। x इक्वल टू x1 + r cos थीटा, r अल्जेब्रिक डिस्टेंस है, एंड y इक्वल टू y1 + r sin थीटा। अब कोई पूछ सकता है सर इसमें थीटा तो दिया नहीं हुआ है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि थीटा आप चेंज करते जाओ, P के थ्रू लाइन ड्रॉ करो जिसमें हम लोग थीटा को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर टेकिंग, समझ में आ रहा है, डिफरेंट स्लोप्स, राइट। तो हम लोग हर एक केस में दिखाएंगे कि P इंटू PB फिक्स आएगा, समझ में आएगा। अब इन दोनों को अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब बोलोगे कैसे सॉल्व करोगे सर? तो ऑब्वियस बात है, ये जो है ये लाइन के ऊपर का x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के ऊपर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये कर्व का x और y कोऑर्डिनेट है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे x की जगह क्या रख देंगे? x1 + r, सुनना, हम लोगों ने क्या कहा कि x की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे? x1 + r cos थीटा उसका स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया? y1 + r sin थीटा उसका स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a²। अब आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, दैट इज r² + 2 x1 cos थीटा, और उधर से क्या आ रहा है? प्लस y1 sin थीटा इंटू r प्लस x1² + y1² माइनस a²। ये r में क्वाड्रेटिक आया, मतलब आप समझिएगा इसको, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो फैलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा, फील लेना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अगर यही नहीं समझ में आए कि सर कैसे इंटरसेक्शन हुआ, तो वो भी थोड़ा सोचिए दम लगा कर कि ये x1 x, y ये इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, सही है क्या। और हमने क्या बोला भाई साहब, ये जो सर्कल है ये इधर का कर्व का पॉइंट है, समझ में आ रहा है क्या। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? A और B पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? A और B पर। आराम से सोच लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कि PA को जैसे आप R1 बोल दीजिए,
पी ए को क्या बोल दीजिए R1, और पी बी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको R1 बोल देते हैं, और इसको हम लोगों ने पी बी को बोल दिया R2। तो दोस्त मेरे इसके R के जो क्वाड्रेटिक हैं इसी के तो रूट R1 R2 हो गए। इसी के रूट अगर R1 R2 हो गए तो पी ए इंटू पी बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पी ए इंटू पी बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे दिख रहा है ना, थीटा से फ्री है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, थीटा से फ्री है। जैसे आप R1 इंटू R2 लिखोगे तो दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थीटा से फ्री होना क्या इंडिकेट करता है, थीटा से इंडिकेट होना ये इंडिकेट करता है कि आप किसी भी x1 y1 के लिए बात करेंगे, ऑफ कोर्स ए फिक्स है, तो दिस R1 इंटू R2 क्वांटिटी इज गोइंग टू बी सेम नहीं फॉर एनी पर्टिकुलर x1 y1। वहाँ से बहुत सारी लाइन काट सकती हैं, लेकिन x1 y1 अगर उसका कोऑर्डिनेट फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले R1 R2 ही आएगा। और इसको थोड़ा और क्लोजली लुक की देखिएगा तो ये S1 दिखेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, S1 वाले एक्सप्रेशन के बराबर। पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, S1 वाले एक्सप्रेशन के बराबर। यानी जब पॉइंट बाहर लाई करेगा तब तो हम उसको स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट की संज्ञा दे सकते हैं, बट अंदर है तो सिंस हम वो सब चीज़ बोल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट के लिए कोई टेंजेंट वेंजेंट आता नहीं। तो पावर ऑफ पॉइंट का अपना एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। दिस आइडेंटिटी मैचेज विद द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड। बट इनसाइड हम लोग बोले ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि R1 R2 S1 आया है, तो S1 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट, नेगेटिव, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि R1 R2 साइन लेंथ है, मतलब सेम साइड कंसिडर किए जाएंगे तो या तो दोनों को पॉजिटिव या तो दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अपोजिट साइड तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट वैसा आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा R1 R2 क्या है तुम्हारा, अल्जेब्रिक डिस्टेंसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ पॉइंट। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, सिमिलर ट्राइंगल से, बट अब उधर नहीं जा रहा हूँ, मतलब एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए बस, हो तो क्या। तो मेरे ख्याल से क्लियर है पावर ऑफ पॉइंट। अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं दोस्त। लिखिए, find the value of p for which the power of a point find the value of p for which the power of a point p, yeah, for which the power of a point 2,5, for which the power of the point 2,5 is negative with respect to a circle, is negative with respect to a circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p equal to 0, and the circle neither touches nor intersects the coordinate axis। तो इजी सा ही है। अब बोला कि 2,5 के रेस्पेक्ट में इसका पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव है, एंड द सर्कल नीदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नेगेटिव मतलब आपको पता ही है कि S1 नहीं, नेगेटिव होना पड़ेगा। पावर ऑफ पॉइंट क्या बतलाया था, S1 बतलाया था ना, तो मेरे ख्याल से 2 और 5 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 5 25, तो 29 शायद, -16 -60 प्लस p मस्ट बी लेस देन 0। तो p मस्ट बी लेस देन, ये क्या हो गया, 76 माइनस 29, सात हो जाएगा शायद, p लेस देन 47 आ जाएगा, राइट। और नॉर इंटरसेक्ट नॉर
तो मुझे पता है कि अगर ऐसा होता है तो जी स्क्वायर लेस देन सी एंड एफ स्क्वायर लेस देन सी होता है, शायद ऐसे ही होता है ना। तो जी क्या दोस्त, जी है आपका यहाँ पे 2g इज़ -8, तो जी इज़ -4 और सी पी है, तो पी इज़ ग्रेटर देन 16 आ रहा है यहाँ से, और इससे पी इज़ ग्रेटर देन मुझे लग रहा है 36 आएगा क्या। तो सबका इंटरसेक्शन लोगे तो शायद पी 36 से 47 शायद आ जाए। तो इतना ही सिंपल है, नहीं आई होप कि करने के बाद देखा होगा आपने। एक और सवाल लिख रहे हैं, a point moves such that a tangent, थोड़ा गड़बड़ है यार, find the locus of a point the tangents from which to the circles 4x square plus 4y square minus 9 equal to 0 and 9x square plus 9y square minus 16 equal to 0 are in the ratio थ्री इज टू फोर। करिए, एक्चुअली क्या होता है जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट को निकाल रहे होते हैं तो याद कीजिएगा दोस्त, हमने जो फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ -g, -f सेंटर मान लिया था, और यहाँ पे क्या आया था, एक तो ये रेडियस था और ये x1 y1 था, याद करो, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया था, राइट। और हमने सर्कल की इक्वेशन क्या मानी थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो रूट अंडर s1 बोल दिया था। तो इसके लिए आपको ये समझ में आ रहा है ना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर मान लो 1 नहीं है तो फिर तो आपको इसको डिवाइड करके सेंटर निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से रेडियस आएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ एक जो गलती होती है कि बच्चा क्या करता है कि डायरेक्टली इसको लिख देता है, मतलब जैसे लोकस ऑफ ए पॉइंट पूछ रहा है ना, तो h, k माना होगा उसको, और डायरेक्टली उसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, रूट अंडर 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 9। दिस इज़ रॉन्ग। आप चाहो तो बेसिक से भी कंप्यूट करके देख लो, बाकी मैंने बतला दिया है कि यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और आपको समझ में आ भी जाना चाहिए। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9/4। अब सब चीज़ें अपनी जगह एडजस्ट हो जाएंगी, और यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9/4। अब बोले कि सच दैट द टेंजेंट्स फ्रॉम विच टू दिस टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। जो दूसरा वाला भी आएगा दोस्त उसको भी 9 से डिवाइड करके लिखिएगा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मतलब बिफोर अप्लाइंग दैट फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट डू डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर जो भी है, या उसको 1 बना दीजिए। अब दोनों साइड स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मुझे लग रहा है 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9/4 इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/9। चेक कर लीजिएगा एक बार।
तो हम लोग बोले 9x² और 16x², तो 7x² प्लस 7y², और ये 4 चौक 16, 36, तो ये 20 आएगा शायद, चेक कर लीजिएगा। और वैसे बनाइएगा तो x² प्लस y² 0 आ जाएगा, मस्त मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ लोकस, ठीक है ना। जैसे कोई बोले कि एक सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, सबसे पहले कि नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम कैन बी मिसनोमर, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि डायरेक्टर सर्कल जो है वो हमेशा सर्कल हो, ठीक है ना। आगे हम कोनिक्स में देखेंगे, जैसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसको पहले लिख सकते हैं, इट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that is a locus of a point which moves such that pair of tangents which moves such that the pair of tangents drawn from it to the circle includes an angle of 90 degree। समझ लो, हम लोग क्या कि लोकस ऑफ ए पॉइंट है जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द सर्कल इंक्लूड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये पैराबोला में भी सिमिलर डिफाइन होता है कि locus of a point which moves such that the pair of tangents drawn from it to the parabola includes an angle of 90 degree। सिमिलरली ellipse और hyperbola में भी होता है। समझ में आ गया। और आप देखोगे पैराबोला में आगे चल के तो यू विल सी कि जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो बस आप फोकस ये कीजिए कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल लोकस बस। और ये लोकस किस पॉइंट का लोकस है? ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिससे अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करें सर्कल के ऊपर तो उन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा? 90। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक सर्कल, आपके पता है नहीं, मान लीजिए मैं अपना छोटा वाला सर्कल, मतलब छोटा वाला ये वाला सर्कल ले लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू a²। जनरल सर्कल के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट जब इस पर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा? ये h, k ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये h, k ले लेते हैं और ये h, k से जब हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री आया दोस्त। तो जैसे अब हम इसका सेंटर वेंटर लोकेट कर सकते हैं, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, ध्यान रखिएगा। और इधर से जब ज्वाइन कीजिएगा इधर भी, तो इधर भी 90 का खेल दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो आप देख लो कि जब इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, देख लो तो हमें ये पता है ये 0 0 है नहीं, और ये h, k पॉइंट है, देख रहे सबको। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये लेंथ है a, तो हमें पता है ये बाइसेक्ट होता है तो 45 डिग्री तो होगा दोस्त। नहीं सुना, ये यहाँ पे बाइसेक्ट होता है नहीं, 45 ही 45। अरे पेयर ऑफ टेंजेंट जब बनाते हैं इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो बाइसेक्ट ही तो होता है। तो यहाँ देखो sin 45 लिख देता हूँ मैं। अब बोलोगे सर कैसे लिख दोगे? sin 45 इज परपेंडिकुलर, देखना यही है परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला दिस वन, यहाँ से यहाँ फिर ये। तो sin 45 इज परपेंडिकुलर दैट इज a अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो ये हो गया ना, अंडर रूट ऑफ h² प्लस k²। व्हाट इज sin 45? sin 45 इज 1/√2, और 1/√2 रख के अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप देखना h की जगह x, k की जगह y, थोड़ा सिंप्लीफाई, you will get x² plus y² इक्वल टू 2a²। तो ये क्या आ गया? h के में इक्वेशन आ गई,
तो यही है डायरेक्टर सर्कल। तो इसके बारे में हम क्या बोलें कि सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि इसका भी सेंटर 0 0, इसका भी सेंटर 0 0 है, और रेडियस क्या है √2 टाइम। देखो ओरिजिनल का a स्क्वायर है तो उसका क्या है 2a स्क्वायर, मतलब √2 टाइम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं नोट करके, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए सर्कल is a concentric circle whose radius is √2 times √2 times original। कर लिया नोट? मतलब अगर आपको कोई जनरल सर्कल भी दिया हुआ है तो सेंटर वही पकड़ लो और रेडियस √2 टाइम्स कर दो, ठीक है। इस पे एक आध सवाल एक करके देख लेते हैं। फाइंड द range of values of a such that the angle theta between the pair of tangents and the range of the values of a such that the angle theta between the pair of tangents drawn from a comma 0 to the circle x square plus y square equal to a square, equal to 1, not a square, satisfies theta belonging to pi by 2 से pi। Find the range of values of a such that the angle theta between the pair of tangents drawn from a comma 0 to this circle satisfies this। सर्कल फिक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और a कॉमा 0 पॉइंट का भी हमें पता है, आइडिया है कहाँ है, ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है कि a कॉमा 0 से अगर हम इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बरसाएं तो उसके बीच का जो एंगल होना चाहिए दैट मस्ट बी बिटवीन पाई बाई 2 से पाई। तो मेरा क्या कहना है दोस्त, वो एंगल जो इसकी बात हो रही है पाई बाई 2 से पाई, वो ये एंगल है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का ये एंगल है। अब ये बोल रहा है कि पाई बाई 2 से पाई होना चाहिए, तो व्हेन यू विल थिंक कि दिस इज पाई बाई 2 तो दिस मस्ट बी ऑन द डायरेक्टर सर्कल, एंड व्हेन यू विल सी कि इसके बीच का एंगल पाई होना चाहिए, तो a कॉमा 0 इधर मूव करना चाहिए या इधर मूव करना चाहिए, it should go to right or it should go to left so that the angle increases। तो definitely I will say कि इधर तो नहीं मूव करेगा, इधर की साइड मूव करेगा। और जैसे जैसे ये इसके क्लोज आता जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे जब जाओगे तो ये लिमिटिंग केस में दोनों के बीच का एंगल पाई आएगा। ओपन पाई लिखा है इसलिए हमें टेंशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये कहाँ होना चाहिए, भी डायरेक्टर सर्कल पे होना चाहिए, तभी पाई बाई 2 के आसपास रहेगा। तो a की इधर वाली वैल्यू क्या होगी √2, यानी हम लोग बोल सकते हैं 1 से लेकर यहाँ तक जा सकता है a, मतलब a कहाँ से कहाँ तक जा सकता है 1 से √2। और ऐसा ही इधर भी होगा दोस्त, तो यानी कि सिमेट्रिकल इंटरवल होगा तो -√2 से -1। तो एक तो डायरेक्टली बाई ज्योमेट्री हम लोगों ने देख लिया क्योंकि 90 डिग्री एक स्पेशल केस था, तो वहाँ से हमें पता चल गया भाई साहब कि वो जो एंगल 90 से पाई 180 तक जाएगा, तो पहली चीज़ है कि 90 और इसका इधर इधर मूव करेगा, और 90 केस में डायरेक्टर सर्कल तो रेडियस इसका 1 है, तो √2 टाइम्स मतलब √2 पे होगा ये। दूसरी चीज़
हम चाहते तो उसको ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और ये एंगल जो आधा है ना इसको अपन ने थीटा बोल दिया मान लीजिए, तो साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आई कैन सी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज 1 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो यही लेंथ होगा दोस्त, आप देख लो, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों जगह हो सकता है, तो इसलिए इसको मैंने मॉड ए कह दिया। ये थीटा नहीं है एक्चुअली, ये थीटा बाई 2 हो गया, टोटल थीटा था तो आधा हो गया थीटा बाई 2, ये थीटा नहीं था, ये समझ रहा है, ये साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो थीटा अगर पाई बाई 2 से पाई है तो थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। और कोई मुझसे पूछे कि सर साइन थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैं बोलूँगा क्या 1/√2 से 1, यानी 1 अपॉन मॉड ए कहाँ से कहाँ तक आया दोस्त, साइन थीटा बाई 2 इज 1 बाई मॉड ए, यह आया 1/√2 to 1। और फिर से अगर मैं पूछूँ कि इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मॉड ए, तो मॉड ए कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आप भी सोच लो थोड़ी देर के लिए, मॉड ए 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, √2, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, मॉड ए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिस विल गो फ्रॉम 1 से √2, तो यानी ए कहाँ से कहाँ तक होगा, फिर से ये इंटरवल आ जाएगा -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, देख लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose middle point is given, मतलब मान लो कि x1 y1 दिया हुआ, ये गिवन है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसी चीज़ आएंगी, मतलब जरूरी नहीं कि सर्कल में आए, एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, पैराबोला में भी आएगा, ठीक है ना, सर्कल में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, तो मैं वही x² + y² = a² में बतला कर फिर वहाँ से करवा दूंगा, समझ में आएगा, नोटेशन फॉर्म में, फिर वो आप सबके लिए याद रख सकते हो। तो जैसे हम लोगों ने मान लिया ये सेंटर है और ये सर्कल हम लोगों ने वही माना है, x² + y² = a², ठीक है, थोड़ा सा हिल गया सेंटर, ये वाला सेंटर मान लिया, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 0, और एक कॉर्ड लिया है हम लोगों ने जिसका हम लोग बोल रहे हैं कि मिडिल पॉइंट क्लेम कर रहे हैं कि क्या है x1 y1, और इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी, तो स्लोप ही तो चाहिए ना दोस्तों, और क्या चाहिए। तो हम लोग बोले कि ये इससे परपेंडिकुलर गिरेगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इस पर परपेंडिकुलर आएगा, तो इसका स्लोप मुझे पता है y1/x1 है, तो इसका स्लोप क्या हो गया -x1/y1। तो क्या हम इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं, जी जनाब बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, y - y1 = -x1/y1 इंटू x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपको दिख जाएगा क्या y/y1 -y1² = -x(x1) और प्लस x1²। अब आपको ऐसा लगेगा कि पहले भी तो ये कुछ आया था, ऐसा टेंजेंट में आया था, लेकिन टेंजेंट में x1 y1 ऊपर लाई कर रहा था सर्कल के, तो राइट हैंड साइड जो था हमने रिप्लेस कर दिया था, x1² + y1² = a² कर दिया था, यहाँ मत कर देना समझ रहा है, यहाँ पे a² मत कर देना। हाँ, यहाँ एक और चीज़ करेंगे ताकि आप नोटेशन फॉर्म में इसको आसानी से याद कर पाएँ, फॉर एनी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आप हमेशा देखिएगा यही आएगा। जैसे दोनों साइड a² घटा दीजिए, सर्कल x² + y² = a² के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या डिनोट करता है, किस एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, t वाला एक्सप्रेशन। दोनों साइड a² घटा दिया, ये एक्सप्रेशन किसको डिनोट करता है, t, और जो राइट एक्सप्रेशन है वो क्या है, s1। तो नोटेशन फॉर्म में जनाब इसको याद रखेंगे आप, t = s1, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज x1, y1, कैसे याद रखेंगे, t = s1। चाहे भयंकर वाला सर्कल आ जाए, चाहे एलिप्स आ जाए, चाहे पैराबोला आ जाए, हाइपरबोला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप हमेशा देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे आएगा, बाय दिस नोटेशन फॉर्म। हाँ, t हर जगह अलग होगा, कर्व के हिसाब से t चेंज होगा, s1 भी कर्व के हिसाब से चेंज होगा, तो t और s1 अलग अलग कर्व के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन आप देखोगे हर केस में होगा तो यही t = s1, ठीक है। एक चीज और बोल सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं,
out of all chords which passes through x1 comma y1, the one whose middle point is x1 comma y1 will have least length. ये चीज़ मैंने फैमिली ऑफ लाइंस में भी समझाई थी कि अगर एक फैमिली ऑफ लाइंस है, याद करो एक फैमिली ऑफ लाइंस है, और अगर एक फैमिली ऑफ लाइंस है, याद करो बताया था, और हम लोग बोले कि इन फैमिली ऑफ लाइंस में वो लाइन निकालनी है, सुनना ध्यान से, जो अल्फा कॉमा बीटा से सबसे ज़्यादा दूरी पे हो। नहीं, क्या बोला था मैंने, अल्फा कॉमा बीटा सबसे ज़्यादा दूरी पे हो, तो ये वो वाली लाइन होती है जो हम लोग बोले कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर बनता है वही वाली लाइन होती है जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। ठीक है, मैंने सिखाया था कि आप इसमें कोई भी लाइन लीजिएगा तो ये वाली चीज़ हमेशा हाइपोटेनस होती है। याद आ रहा है ये वाली चीज़ जो पेयर ऑफ सॉरी फैमिली ऑफ लाइन्स में सिखाया था मैं, नहीं तो उस लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। क्या था कि देयर वाज ए फैमिली ऑफ लाइन, और इस फैमिली ऑफ लाइन में वो लाइन निकालनी थी जो अल्फा बीटा से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो क्या बोला था मैंने कि अल्फा बीटा और ये जो भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इन सारी लाइंस का, उसको ज्वाइन करके जो लाइन इसके परपेंडिकुलर आएगी वही लाइन आएगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमेशा आपको हाइपोटेनस की तरफ फील देगा। समझ आएगा? अच्छा, अब इसमें आते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात हो रही है कि x1 y1 से पास करने वाले जितने कॉर्ड्स हैं, यानी हम लोग बोले x1 y1 से और भी कॉर्ड्स पास कर रहे हैं भाई साहब। देखिए इसे बोल रहे हैं जो सबसे छोटा कॉर्ड होगा वो कौन सा कॉर्ड है, क्या बोला है, जो सबसे छोटा कॉर्ड होगा वो कौन सा कॉर्ड है जिसका मिडिल पॉइंट है x1 y1, यही बोला ना शायद इंग्लिश में। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल की कहानी है। सर्कल में कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाती है अगर वो सेंटर से दूर हो। नहीं, कौन सा कॉर्ड छोटा होगा, जो सेंटर से ज़्यादा दूरी पे होगा। तो अल्टीमेटली तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सारे कॉर्ड्स में ये जितने भी मैंने कॉर्ड्स बनाए हैं, इन सारे कॉर्ड्स में सबसे छोटा लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, यानी कि वो सेंटर सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा। सेंटर सबसे ज़्यादा दूरी पे कॉर्ड कौन सा आएगा, जब इसको और इसको ज्वाइन करोगे उसके परपेंडिकुलर बनाओगे, तो ये तो वही कॉर्ड होगा ना जिसका मिडिल पॉइंट x1 y1 होगा। नहीं समझ में आया 2-3 बार सुनिएगा, समझ में आ जाए एक बार ही सुनिएगा, और पहले ही समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अपना हो गया है काम। और होमवर्क होमवर्क में हम लोगों ने पहले कुछ मार्क करके तो दिया ही हुआ है। चलिए फिर से मार्क करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13, ट्वेंटी 27, पता नहीं ये दे रखा हो तो अलग बात है, 28 दे रखा हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, 37, 38, एंड 43। ये तो एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। कहीं कुछ लगे कि नहीं पढ़ाया है सर ने तो उसको छोड़ देना, ठीक है ना, सॉल्यूशन से पता तो चल ही जाता है। 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 15 18 एक्सरसाइज 4 में देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 8 9 10 11 11 छोड़ देना, इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। सिक्सटीन 17 लिख लेना। चलिए ठीक है, काफ़ी मेरे ख्याल से। करिए ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। अच्छे से पढ़िए सर्कल। मेजॉरिटी आप देखना होगा, जेईई एडवांस अगर देखिएगा तो काफ़ी सारा आता है और थोड़ा वीक रहता है, इसलिए थोड़ा स्लो पेस पे भी अपन पढ़ रहे हैं। नहीं तो उसको कीजिए अच्छी तरीके से और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अभी।